हाँ माइक ऑन। नमस्ते सभी को। आज हम लोग क्लास 8th का रैशनल नंबर चैप्टर पढ़ने वाले हैं और पूरे 1-1.5 घंटे में आपको केवल कंटेंट के अलावा और कोई ऐसा वो नहीं दिखेगा कि फालतू बातें कर रहा हूँ। तो आपका पूरा 1-1.5 घंटा यूटिलाइज होने वाला है अच्छी तरीके से। तो पहले तो 2 चीज़ें, एक पेन और एक पेपर लेके आप बैठ जाइए। अगर आपको आता है तो भी आपके लिए लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन रखे गए हैं, कुछ एक ऐसे क्वेश्चन रखे गए हैं जो आप भी बनाने पे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। और अगर आपको शुरुआत का बेसिक आता है तो आप लास्ट में आप स्किप करके आ जाइए। और अगर आपको पहली बार आप पढ़ रहे हैं रैशनल नंबर, देन आप शुरुआत से पढ़िए और पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से पूरा डिटेल्ड में पढ़ेंगे। और शुरुआत करते हैं बिना किसी फालतू बात के। ठीक है, तो रैशनल नंबर चैप्टर आप लोगों ने पहले नाम तो सुना ही है। रैशनल नंबर की एक शर्त होती है पहली कि रैशनल नंबर जो आप लिखते हैं, रैशनल नंबर को आप पी फर्स्ट, पहली शर्त क्या है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। और इसी में दूसरी शर्त है बहुत छोटी सी कि जहाँ पे क्यू हमारा डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्यू अगर, और आप ये तो जानते ही होंगे कि पी अपना नुमरेटर होता है और क्यू अपना डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, और अगर डिनोमिनेटर पे ही ज़ीरो हो जाएगा तो क्योंकि ज़ीरो की टेबल नहीं पता है अपने को, तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। समझे क्या, इतनी बात समझे। और पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए। ये तीसरी शर्त किसी किसी की बुक में लिखी है या तो नहीं भी लिखी है, लेकिन ये बातें पी और क्यू अपने इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स क्या होता है भैया, इंटीजर्स जो पी अपॉन इंटीजर्स वो होते हैं जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ये क्या होता है, मतलब -57 भी इंटीजर है और 73 भी इंटीजर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक -57 से आप यहाँ तक आते जाओगे, जितने भी संख्याएं दिख रही हैं सब इंटीजर्स हैं। इसके पहले नहीं हो सकता क्या, इसके बाद सब है। माइनस इन्फिनिटी बोल दिया ना और प्लस इन्फिनिटी बोल दिया, इसके बीच में ज़ीरो भी आएगा तो यानी कि ज़ीरो भी रेशनल नंबर है। ज़ीरो कैसे भैया, ज़ीरो को आप लिखोगे, ठीक है, तो ज़ीरो इंटीजर है पहली बात, तो पहली शर्त जो अपनी होनी चाहिए, ठीक है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में देखो इंटीजर होने चाहिए, तो तीसरी शर्त पहले तो एग्री कर रहा है। फिर क्या है, क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसका डिनोमिनेटर तो 1 है। ठीक है, और जब डिनोमिनेटर 1 है तो ये भी नहीं है, ये भी शर्त पूरी हो रही है। और पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दिया लो इसको, तो यानी कि ज़ीरो इज ऑल्सो रेशनल नंबर। ठीक है, अब आपको पता चल गया कैसे ज़ीरो अपना रेशनल नंबर होता है। ये तीनों शर्तें क्योंकि लागू हो रही हैं इस पे, समझे क्या। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। वही बेसिक बातें यहाँ पे बताई गई हैं। कुछ एक बातें डायरेक्ट पेन ले लेते हैं ताकि आसानी से दिखे। ठीक है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखें जिनको आप क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, 2/3 -5/7 9/4 -3 और 0 5 7/1। अच्छा, अगर ऐसे लिख दें केवल 5, ये भी है रेशनल नंबर क्योंकि इसके अपॉन में भी तो 1 है ना, तो 5/1 अपना क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। -5, हाँ भैया ये भी होगा क्योंकि अपॉन में 1 है ना। ठीक है, लेकिन जो रूट वाली हैं डिजिट्स उनको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, तो रेशनल नंबर नहीं बोल सकते हो आप। √2 की वैल्यू होती है 1.4142 एंड सो कैरी ऑन। √3 की भी ऐसे होती है 1.732। आप इनको नहीं कर सकते हो क्योंकि वो बहुत बड़ी है। पाई जो अपना है, पाई के मामला है थोड़ा सा ऐसा गंभीर है, क्योंकि पाई जो है, पाई अपने आप में इरेशनल है। ठीक है, पाई अपने आप में रेशनल है और जो पाई की वैल्यू है वो रेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। ठीक है, तो वो रैशनल नंबर है। ठीक 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 ठीक। क्या क्या यूज़ हैं डेली लाइफ में, मेजरमेंट, स्पीड। ठीक है, और स्पीड आप देखते हो कार की चलती है 66, कभी कभी आपने देखा होगा इतने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कुछ चल रहा है। ठीक है, और स्पीड है, टेम्परेचर आप कभी कभी देखते हो 43.7 हो गया है ना। तो ये सब आप रैशनल फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। 2 टाइप के रैशनल नंबर होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। पॉजिटिव क्या होंगे, जो धनात्मक होंगे, यानी कि जिन पे निगेटिव नहीं है, जिन पे माइनस का
7 नहीं है जिन पे, ठीक है। 3 जो नंबर लाइन पे आप जब नंबर लाइन ड्रॉ करते हो तो ये 0 है, ये 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है ना। और इस तरफ क्या है, इस तरफ -1 है, इस तरफ क्या है, ये -2 है। तो ये सब जो है ना, इस तरफ जितने भी हैं मोर देन 0 वो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, और जो लेस देन 0 हैं वो सारे अपने निगेटिव रेशनल नंबर हो जाएंगे। क्लियर बात, सिंपल सी बात है। 0 अपना रेशनल नंबर है, कैसे है बता दिया है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन अगर कुछ होता तो आप बता सकते हैं, ठीक है। फिर है इंटीजर एज आ रेशनल नंबर। इंटीजर एज आ रेशनल नंबर, मैंने बताया कि इंटीजर कैसे रेशनल नंबर है, क्योंकि आपने देखा ना कि मैंने लिख दिया -57, और -57 की भी तो डिनोमिनेटर में 1 है ना। आप कोई भी लिख दीजिए, 68 के भी अपॉन में 1 है, ठीक है। तो सभी कुछ रेशनल नंबर है। क्या इसका जवाब आप मुझे दो, क्या हर एक इंटीजर को आप p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हो? हाँ, अगर लिख सकते हो तो एक्सप्लेन करो। कोई भी एक इंटीजर आप लिखो, जैसे कि मैंने अभी देखो सब में 1 मैं ले रहा था ना अपनी तरफ से, तो आप भी इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए अभी जो आपने 4-5 मिनट में जो पढ़ा है उसके बेसिस पे। फिर है रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन पे क्या है कि आप देखते हो कि आपने पढ़ा होगा बचपन में, इधर मैं बताता हूँ और इधर आपको करके दिखाऊंगा। जैसे कि ये अपना है, ठीक है, ये है 0, ये है 1, और ये है 2, ये है 3, ठीक है। और सेम एज इधर -1, -2, -3, ठीक है। एक मैं करके दिखाऊंगा, बाकी आप करिएगा। जैसे कि आपको रिप्रेजेंट करना है, अगर मैं बोल दूं 2 रिप्रेजेंट करना है, बड़ा सिंपल है, यहाँ पे आके रिप्रेजेंट कर दिया। -3 रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे आके कर दिया। लेकिन जब रेशनल नंबर अगर और भी अगर वो ये भी रेशनल नंबर है, ऐसा नहीं कि रेशनल नंबर नहीं, लेकिन अगर वो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, जैसे कि 1/2 है ना, तो यानी कि हमने 1 के ही 2 पार्ट कर दिए हैं, है ना। तो यानी कि तब कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे 0, ऐसे यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा 2/2, यानी कि 1, है ना। और जब आप 2/2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/2 को 2 से डिवाइड करोगे और वो आ जाएगा वैल्यू 1। तो यानी कि ये वैल्यू है अपनी 1। आगे बढ़ेंगे तो आगे ये हो जाएगा 3/2, यानी कि 1.5, और ये हो जाएगा 4/2, यानी कि 2। अब आपको समझ में आ रहा है कि कैसे, अभी हमने देखा 0 के बाद डायरेक्ट 1 लिखा था, लेकिन अब इसके भी अंदर पार्ट्स हैं, समझ रहे हो, बहुत सिंपल है। तो अब जैसे 1/2 को रिप्रेजेंट करना था, तो अभी आप सीख गए कि 1/2 को रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। एक और करके दिखाते हैं, जैसे कि मैं ये करके दिखाता हूँ, -7/4। -7/4 करना है, कैसे करेंगे, पहले एक सीधी सी लाइन खींच लेंगे, सीधी सी लाइन खींच ली, ये 0 लिख लिया, और माइनस के टर्म लिखने हैं तो हम माइनस के टर्म ही लिखना शुरू करते हैं, -1/4, इधर हो जाएगा ये -2/4, ये हो जाएगा -3/4, और -3/4, -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, तो ये हो जाएगा -4/4, और 4 को 4 से डिवाइड कर दोगे, यानी कि ये टर्म अपना क्या है, -1। अभी तक आपने जो 0 से -1 पढ़ा था ना, ये इनको ही हमने गैप इनका बढ़ा के इतने सारे इनके बीच में रैशनल नंबर लिख दिए हैं। अब इसके आगे आप आओगे तो -5/4, और बढ़ा लो, -5/4 यहाँ पे हो गया, -6/4, -7/4, यहाँ पे आप लिखोगे -7/4, और यही आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। आगे आप आओगे तो आ जाएगा -8/4, और -8/4 ही वैल्यू हो जाएगी -2 की। समझे कितना सिंपल है, ठीक है। अब आप एक 5/4 का आप करिएगा, 0 है लेकिन ये पॉजिटिव है, तो आपको इस तरफ करना पड़ेगा, -1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और 5/4। लेकिन जब आप 4/4 लिखें ना, तो इसको एक बार 1 जरूर लिख दें, टीचर को ऐसे लगेगा कि आपको थोड़ा आता है, ठीक है। फिर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है, इक्विवेलेंट मींस क्या होता है कि जैसे कि मैंने लिख दिया 4/3, ठीक है। तो हम सेम डिजिट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। 4/3 लिखा था तो मैंने 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 4 2 8 और 3 2 6। अरे इतना सिंपल है, हाँ इतना ही सिंपल है। अब आप इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन कर लोगे, तो अगर सपोज 4/3 में अगर 3 का मल्टीप्लिकेशन करते न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तब क्या आ जाता, 4 3 12 और 3 3 9। लेकिन जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना,
आप इसको किसी भी टेबल से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन सिंपलेस्ट से करेंगे, 2 से करेंगे। 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। देखिए यही आ गया ना, तो यानी कि ये इसके इक्विवेलेंट है ना, इक्विवेलेंट है। समझ गए क्या? ऐसे ही 3/5 है, तो 3/5 है, 3/5 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। पहला मैं कर देता हूँ 6/10। अब आप एक बार इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिखिए। ऐसे ही -7/8 है, -7/8 है, और -7/8 को मैंने बोला कि आप 3 से कर दो, आप किसी से भी कर सकते हो, बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिजिट से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो -21/24। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्लियर हो गया। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों क्लियर हो गए, एक ये आपके लिए गृह कार्य है, होमवर्क। ठीक है, समझे क्या? ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद कुछ एक प्रॉपर्टीज होंगी। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म की भी कुछ शर्तें हैं। यहाँ पे चलेगा? ब्लैक पेन है, नहीं चल रहा, येलो ले लेते हैं, येलो। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म की कुछ शर्तें होती हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म की कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने लिख दिया 12/8, तो अभी देखो इन दोनों को एक कॉमन फैक्टर सिंप्लीफाई कर रहा है, वो है 2 या 4। 2 और 4 है ना इनके बीच में कॉमन फैक्टर, तो आप 2 से सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे, तो 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8 कर देंगे, आप कर देंगे अभी भी। लेकिन 2 कॉमन फैक्टर है, 2 कॉमन फैक्टर है, तो कैसे करेंगे? 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। आप देखिए, आप यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी एक ऐसी टेबल नहीं जिसमें 3 और 2 दोनों आता हो, कोई भी एक ऐसी सिंगल टेबल नहीं। अब आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि 1.5 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, वैसा नहीं, वैसा नहीं देखना है हमें, समझ रहे हो? तो यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म, कोई भी अपने पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, इसका आप करके बताइए। मैंने कर दिया 24/30। एक और बता देता हूँ बस, आप सिंपल सा, अगर जिनका कैलकुलेशन कम होगा, कम से कम मिनिमम आपको 20 तक टेबल आनी चाहिए, तो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से मैथ को पढ़ सकते हो। अदरवाइज नहीं आती तो आप 2 से सिंप्लीफाई करना शुरू करोगे, 2 से सिंप्लीफाई करोगे इसको, तो ऊपर 12 लिख दोगे, नीचे लिख दोगे 15। अब आप देखेंगे इन दोनों के बीच में कौन सा कॉमन फैक्टर है, अभी भी है। हाँ भैया, क्या है? 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। अब ये ऐसा कोई भी एक टेबल नहीं जिसमें 4 और 5 दोनों आते हों, है ना? ऐसी कोई भी एक टेबल नहीं है कि इसकी टेबल में 4 और 5 दोनों आते हों, तो यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। सिंपल सी बात, समझे क्या? अब यही बात यहाँ पे लिखी, जैसे कि 12/18 लिखा है, 12/18 को आपको सिंप्लीफाई करना है। अब चलेगा नहीं यहाँ पे, तो 12/18 को आप सिंप्लीफाई करके क्या लिखेंगे बताइए? कौन सा एक टेबल है? 2 से हमें पता है आप सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से करेंगे तो 6, इसको कर दोगे 9। फिर 3 देखेंगे, 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। लेकिन अगर 6 की टेबल अगर आपको आती तो इतनी देर नहीं लगेगी ना। 12/18 लिखा है, तो आपने क्या किया? सीधे कर दिया, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। अब इनको आप सिंप्लीफाई करिएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, एक चीज़ क्या कि ये ऐसे है कि अगर डिनोमिनेटर में निगेटिव टर्म है, तो वो नुमरेटर में आ जाता है निगेटिव टर्म ऑटोमेटिक। ठीक है, मतलब निगेटिव का जो साइन है वो चाहे डिनोमिनेटर में हो चाहे नुमरेटर में हो, पूरा टर्म आपका निगेटिव ही रहेगा। आप उसको ऊपर नीचे कहीं पे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब आप जरा इसको -24/36 जो तीसरा नंबर है, इसको सिंप्लीफाई करके बताइए। -24/36, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो किससे सिंप्लीफाई करेंगे? आप कहोगे कि हाँ इसको हम 6 से करते हैं। 6 से करोगे तो क्या आ जाएगा? 4/3, 4/6, है ना? फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब आपको अगर और भी आता था 12 का टेबल, तो आप 12 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 12 से भी तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। ऐसे ही आप इसको करेंगे, माइनस का टर्म था तो माइनस लगा लेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आप समझ गए ना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, और डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव होना चाहिए। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात, समझ गए क्या? ऐसे ही आप बाकी सारे कर सकते हैं कि जैसे ये लिखा है 20/-30,
ठीक है, तो आप इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको कैसे लिखेंगे, -20/30, और आप इस 0 से 0 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या तो आप 10 के टेबल से आप सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो 10 से आएगा -2/3, यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। दो मैंने बता दिए, ये वाला और ये वाला आपके लिए गृह कार्य है। ठीक है, फिर है कंपेयरिंग रैशनल नंबर की कौन सा बड़ा है वैल्यू, कौन सी छोटी है, कंपैरिजन भी तो होना चाहिए ना। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, अच्छा इक्विवेलेंट समझाया, इक्विवेलेंट समझ गए ना आप लोग, इक्विवेलेंट समझ गए थे, हाँ ठीक है, इक्विवेलेंट समझ गए थे। तो कंपेयरिंग से आप ये समझो कि बहुत तरीके हैं आपके पास करने के लिए, जैसे कि 3/5 है और 2/3, आप देखो दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो डिनोमिनेटर सेम बना के आप इजीली कर सकते हो। डिनोमिनेटर आप सेम बनाएंगे, तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए आप इसमें 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये 15 हो जाएगा, और इसमें आप कर दो 5 से मल्टीप्लिकेशन तो ये 15 हो जाएगा। सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करके आप सेम बना सकते हैं। तो ये वाला फ्रैक्शन, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/15, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10/15। अब आप देख लो कौन सा बड़ा है, 9/15 बड़ा है 10/15। डिनोमिनेटर को ढक दिया करो, डिनोमिनेटर को भूल जाया करो, तो 9 और 10 में कौन बड़ा है, ये। अरे वाह, इतना सरल, बहुत सरल। एक तरीका और है, एक तरीका क्या, एक तो ये तरीका है आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला, अगर ये नहीं समझ पाए तो आप एक बार पीछे करके देखिएगा, आप समझ जाओगे बहुत आसान तरीके से। ठीक है, एक चीज और बता रहे हैं कि जो निगेटिव का टर्म होता है, जैसे कि -1 और -4, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये। निगेटिव का टर्म जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा, सिंपल सी बात। अगर मैं बोल दूं -3 और -30, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, क्योंकि ये 0 के पास जल्दी आ जाएगा ना नंबर लाइन पे, जब आप खींचेंगे तो नंबर लाइन जब आप बनाएंगे 0, -1, -2, तो जो 0 के पास जल्दी आ जाएगा वो बड़ा है, सिंपल सी बात, क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ फिर भागेगा, है ना। या तो आप सिंपल सी बात समझ लें, जो निगेटिव का टर्म जितना छोटा उतना बड़ा, समझे। एक तरीका और है कंपेयरिंग करने का, कंपेयरिंग करने का एक तरीका और कौन सा है, मैं ले लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन, ये वाला ले लेता हूँ, ये वाला बता दिया, बाकी आपको होमवर्क के लिए। -3/4 लिखा है और लिखा है -5/6, इन दोनों में बताना कौन सा बड़ा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 6 का इस तरफ 4 का इस तरफ, 6 का इस तरफ करेंगे तो क्या आ जाएगा -18, 4 का इस तरफ करेंगे तो -20। अरे भाई दोनों टर्म माइनस के आ गए, अब कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। ठीक है, इतना पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ऐसे आप दो तरीके हैं आपके पास, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ये मैंने कौन सा क्वेश्चन बताया, ये 4 वाला बताया है, और ये बताया है फर्स्ट वाला। जो तरीके, दो तरीके हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो और डिनोमिनेटर को सेम बना के भी कर सकते हैं, सिंपल सी बात, समझ में आ गई। ठीक, बाकी आप 2-3 क्वेश्चन ग्रह करके लिए। एडिशनल रेशनल नंबर कि भैया मतलब कि रेशनल नंबर आ गए तो अब हम ऐड कैसे करेंगे। ऐड तो जो सिंपल सी बात बचपन में सीखा है, ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से वैसे ही किया जाता है, और उसमें कोई ज़्यादा गणित है नहीं। ठीक है, जैसे कि आपने 2 पहला ही है, पहला ही क्वेश्चन क्या लिखा है, जैसे कि 2/5 + 3/10, तो इन दोनों को ऐड करने के लिए आपने बचपन से ही सीखा होगा कि भैया ऐसा करो कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो आप एलसीएम ले लो, 5 और 10 का एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 10, तो 10 लेंगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो 2 से यहाँ पे भी, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 10 यहाँ पे ऑलरेडी है तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पे भी, तो ये 3, 7/10, ये हो गया एडिशन, सिंपल सी बात। ये आपको आना चाहिए इतना। हाँ, एक चीज़ क्या है कि आपको माइनस प्लस पता होना चाहिए, यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि प्लस वाला टर्म है और उसमें प्लस वाला टर्म को अगर मैं ऐड करूँगा तो प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, ये तो पता है आपको। ठीक है, प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, लेकिन अगर माइनस लिखा हुआ है, ठीक है, और अगर माइनस में माइनस का टर्म अगर, तो माइनस माइनस भी प्लस होता है, लेकिन जो साइन हमारा होगा वो माइनस का होगा। कैसे, अगर -2 में मैं -5 को अगर ऐड करूँगा इस तरीके से, ब्रैकेट लगे होने चाहिए आपके पास, तो आंसर विल बी -7। ठीक है, क्योंकि ये अभी बता दे रहे हैं क्योंकि आगे ये काम आएंगे, देखिए ये क्वेश्चन था ना इसीलिए। ठीक है, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस तो माइनस होता है, माइनस
में आप एक प्लस वाला टर्म जोड़ोगे तो रिजल्ट आपका माइनस आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा ये भी चिंता की विषय है। साइन उसका आएगा जो डिजिट बड़ा होगा, है ना, ये बात आप लिख लो, साइन उसका आएगा जो डिजिट, डी उल्टा बना दिया, डिजिट डिजिट जिसका बड़ा होगा, ठीक, जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन आएगा, सिंपल सी बात, ठीक। अब पढ़ते हैं आगे। अब आप जितने भी क्वेश्चन हैं आप सारे लगा सकते हो, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। माइनस वाले ही बहुत सारे टर्म वाले हैं, आप देखिएगा, जैसे कि ये है -3/7, यहाँ पे करना है दूसरा नंबर क्वेश्चन। -3/7 + 5/14, एलसीएम ले लेंगे आप, तो 7 और 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 और 14 का एलसीएम हो जाएगा 14, तो वी शुड हैव मल्टीप्लाइड हियर 2 टू मेक डिनोमिनेटर 14, तो 2 से अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 से यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो -6, 14 है यहाँ पे तो 1 से मल्टीप्लिकेशन, तो 1 से यहाँ पे भी, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस प्लस होगा माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, और साइन किसका आएगा जो बड़ी डिजिट होगी, तो -6 में मैं +5 को ऐड करूंगा तो -1 आ जाएगा, ठीक है, इतना आप लोगों को आता होगा, ठीक। तो ये 2 क्वेश्चन है, ये चौथा नंबर क्वेश्चन आप करने की कोशिश करना, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे, कि -5/6 प्लस ब्रैकेट ऐसे लगा के रखेंगे आप, ताकि माइनस को ऐसे छूट ना मिले, ठीक है, -1/4, 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। आप बड़े भी एलसीएम ले लोगे, लेकिन वो उनको फिर एलसीएम नहीं कहेंगे, वो एक फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि बड़े लेने से मतलब ये हो जाता है कि कैलकुलेशन एक तो पहले आपकी वो हो जाएगी लेंदी, ठीक है, तो 12 एलसीएम ले लिया तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, तो 2 से ही नोमिनेटर में करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, -10, प्लस का साइन लगा लेंगे, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, 3 से मल्टीप्लिकेशन इस टर्म में करना पड़ेगा हमें, तो 3 से इस टर्म में भी, तो -3, माइनस माइनस प्लस, रिजल्ट विल बी -13/12, ओके, ठीक है, तो यानी कि सीख गए हो आप लोग। फिर सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल ईजी है, सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल ईजी है। अब जैसे कि ये है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ एक चीज़ और है कि जैसे कि आप ये कर लोगे ये, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला बता देते हैं, इसके में यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा होगा तो आप दोनों क्वेश्चन कर लोगे, अगर तीसरा कर लोगे तो चौथा भी कर लोगे। कैसे करना है, सेम तरीका है, 7/8 माइनस और -3/4, कौन सा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा, ठीक है। करेंगे कैसे, सिंपल सी बात है कि जब ये ब्रैकेट अगर मैं ओपन करूंगा तो इस माइनस का इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट हमें देता है प्लस, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, माइनस का अगर मैं माइनस में मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ तो वो हमें प्लस रिजल्ट देता है, बाकी आप माइनस में मल्टीप्लिकेशन करो प्लस का या प्लस में माइनस का, रिजल्ट हमेशा माइनस ही होगा, ठीक है, ओके। तो ये इसको प्लस कर देगा तो 7/8, प्लस का साइन लगा लें क्योंकि ये माइनस इसको प्लस कर देगा, 3/4, ठीक। अब आप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा, 8, तो यहाँ पे 8 ऑलरेडी है तो 7 लिख लिया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा तो यहाँ पे भी 2 से, तो ये हो जाएगा 6, 13/8, ठीक है। ये आपको आने चाहिए, एक एक नंबर में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी हम अपने अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी आ गया है, कुछ एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अभी चलो प्रॉपर्टीज़ आगे बताई गई होंगी, तब प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी, जैसे आप जो चीज़ें जानते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में अभी तक जो आपने सीखा है बस वही करना है, ज़्यादा कुछ है नहीं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन आप देख लीजिए कि 2 अपॉन लिखा है तो 2 का 5 में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, नोमिनेटर का नोमिनेटर में क्या हो जाएगा 10, और 3 का 7 में कर देंगे, ये आ जाएगा, यही आंसर है। लेकिन अगर सिंप्लीफाई हो रहा हो तो आप सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में हर एक टाइप का क्वेश्चन है, -3/4 का मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे 8/9 में, तो आप देखिए इस 4 से इस 8 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 टाइम, और इस 3 से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3 टाइम, आंसर आ जाएगा -2/3। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो फिर आपके पास यही तरीका है कि आप इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिखेंगे, -24/36, फिर आप सिंप्लीफाई करेंगे बड़े बड़े डिजिट्स से,
तो वो आपकी मर्जी, ठीक है, वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ी सी टेबल आनी चाहिए ताकि कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाए। फिर एक क्वेश्चन है चौथा नंबर, ठीक है, माइनस, क्योंकि माइनस ये टर्म माइनस का था, ये प्लस का, तो रिजल्ट हमारा माइनस में आ गया। अब एक ये वाला समझा देते हैं जिसमें दोनों टर्म माइनस के हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, इस 5 से इस 3, इस 15 को आप 3 टाइम सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 से कर देंगे इसको 8 टाइम, आंसर कितना आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 8 आ जाएगा, 3/8 प्लस का, समझे क्या, क्योंकि इस माइनस और इस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो गया है, समझे क्या। ऐसे ही आप देखेंगे नुमरेटर और डिनोमिनेटर में जब भी आपको दिखेंगे कि अगर कहीं पे सिंप्लीफाई हो रहा है तो आपका एक कर्तव्य है कि आप सिंप्लीफाई करेंगे टर्म्स को, ठीक है, ठीक। कंपैरिजन तक समझ गए, मल्टीप्लिकेशन एडिशन समझ गए, सब्ट्रैक्शन समझ गए। अब हम समझ रहे हैं डिवीजन। डिवीजन अगर नहीं आता है किसी बच्चे को तो मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ वैसे करना कैसे, देखो जैसे कि 2/3 लिखा है, ठीक है, और डिवाइड का साइन लगा है 4/5, तो इसको आप ऐसे ही तो करते हो कि 2/3 और डिवाइड बड़ा सा लगा लिया और 4/5, है ना। एक्चुअल में तो इसको ऐसे ही लिखना चाहिए, लेकिन अगर इस तरीके से आप नहीं कर पा रहे हो, दो तरीके हैं, एक तो तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है। मैं दूसरा तरीका ही आपको मतलब रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि आप भूल जाते हो, बड़े बड़े डिजिट्स आ जाएंगे। तो 2/3 को आप ऐसे ही लिख लो, मतलब जो न्यूमरेटर है और इस साइन को, जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में कर दो, और जो 5/4 है, 4/5 है, उसको रेसिप्रोकल कर दो, 4/5 कर दो, बस सिंपल, इतना सिंपल। हाँ, और आप इस 2 से इस 4 को सिंप्लीफाई कर दो, क्योंकि 2 की टेबल में 4 2 टाइम आता है, तो क्या आ जाएगा 5/6। अगर आपको ये मेथड नहीं समझ में आया तो ये समझ लो। ये समझने के लिए क्या है कि आपको जो सबसे नीचे है उसका सबसे ऊपर से मल्टीप्लिकेशन और जो सबसे पास है इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, 2/5 3/4, जो आपको मेथड समझ में आए वो कर लीजिएगा। 2 से इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 टाइम, आंसर विल बी 5/6, समझ गए। ऐसे ही आप सारे कर सकते हो, सारे कर सकते हो ना, ठीक। मैं एक और बता देता हूँ, 4 नंबर बता देता हूँ। 4 नंबर कैसे करेंगे, जैसे -9/11 लिखा है, डिवाइड का साइन लगा हुआ है, डिवाइड का साइन लगा हुआ है और -3/2 लिखा हुआ है, दोनों तरीके से बता देंगे। तो इसको कैसे लिखोगे, -9/11 मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे 2/3, इस 3 से इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का माइनस में मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 3 2 6/11, क्योंकि इस माइनस ने इस माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन करके प्लस रिजल्ट दिया है, सिंपल सी बात। एडिशन तक समझ गए, डिफरेंस समझ गए, सब्ट्रैक्शन समझ गए, मल्टीप्लिकेशन समझ गए, डिवीजन भी समझ गए हो इनफैक्ट, ठीक है, दोनों तरीके से आप समझ चुके हो, ठीक। फिर है मिक्स्ड ऑपरेशन, जिसमें प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, ठीक है, ये कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़, हाँ एक चीज़ और, एक चीज़ बताना भूल गए कि जिसको हम लोग यहाँ पे बता देते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाला एक कॉन्सेप्ट होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, सिंपल सी बात, जैसे कि मैंने लिख दिया 3/5, तो क्वेश्चन बस ऐसे ही एक नंबर में आएगा, हो सकता है एमसीक्यू में आए, एक नंबर में भी ना आए, कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल हम कहते हैं, रेसिप्रोकल को ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। इन्वर्स मतलब क्या होता है, उल्टा ही होता है ना, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 3/5 को जब हम उल्टा करके लिख देंगे तो यानी कि 5/3, 5 जो डिनोमिनेटर था में था वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का हमेशा मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, क्योंकि इस 5 से इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, इस 3 से इसको, तो हो जाएगा ना। अब आप कहोगे कि जैसे कि अगर -16/7 लिखा है तो इसका क्या होगा, अरे भैया इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा -7/16, ये 7 से ये 7 1 टाइम, इससे ये, और ये माइनस, यहाँ पे 1 बचा और ये 1 बचा, ठीक है, तो माइनस का माइनस मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, +1, सिंपल था ना, सिंपल। फिर एक एडिटिव इन्वर्स भी आता है। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है
कि जिनको ऐड करने पर 0 आ जाए, ठीक है। कुछ रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो मैंने अभी शायद यहाँ पे आगे प्रॉपर्टीज़ रेशनल नंबर की, ये नीचे मैं पहले बता देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ होती हैं कुछ रेशनल नंबर की, जैसे होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर, यहाँ पे दिखेगा क्या, नहीं दिख रहा है। क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे वाइट से लिख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर, दो तीन ही प्रॉपर्टी हैं। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई भी इफ वी ऐड एनी टू रैशनल नंबर रिजल्ट विल बी इन ऑल्सो रैशनल नंबर। समझे, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस जैसे कि मैंने दो रैशनल नंबर ऐड करे, जैसे कि मैंने 3/4 ले लिया, रैशनल नंबर है, एग्री करते हो ना, ठीक है। एक और आप ले लो, एक और मैंने ले लिया 2/7। इनको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर भी आपका रैशनल नंबर में आएगा, ठीक है। 4 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 28, ठीक है। फिर 7 से इधर मल्टीप्लिकेशन तो ये हो जाएगा 21, 4 से इधर मल्टीप्लिकेशन तो ये हो जाएगा 8, आंसर कितना आ जाएगा 29/8। आपने कहा कि अभी तो आपने रैशनल नंबर ऐसे लिए हैं, अरे आप ऐसे भी ले लोगे कि 1 में आप 7 को ऐड करोगे तब भी 8 आ जाएगा, और 8 के अपॉन में भी तो 1 है ना, इनके अपॉन में भी 1 है, इनके अपॉन में भी 1 है। तो पहली प्रॉपर्टी यही है क्लोजर प्रॉपर्टी कि इफ वी ऐड एनी टू रैशनल नंबर आंसर विल बी ऑलवेज इन रैशनल नंबर, ठीक है। ठीक 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 ठीक। फिर एक प्रॉपर्टी है दूसरी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं, बस वो आपको पता होनी चाहिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, आंसर विल बी ऑलवेज सेम इफ वी ऐड एनी टू टर्म्स, ठीक है। जैसे कि ए के प्लेस पे आप कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू आप लेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने मान लिया 4/2, और यहाँ पे क्या लेट कर लिया मैंने 3/5, ठीक है। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो चाहे मैं 3/5 को 4/2 में ऐड करूँ, चाहे किसी को मैं किसी में भी ऐड करूँ, आंसर हमारा सेम आएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा। तो यही अपनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। लेकिन ये ऐड करने पर ही है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं है, ऐड करने पर ही। जैसे कि मैं अगर 2 में 1 को ऐड करूँगा 3 आएगा, और चाहे मैं 1 में 2 को ऐड कर लूँ तब भी 3 आएगा। लेकिन अगर मैं 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आंसर हमारा आएगा 1। लेकिन अगर कहोगे कि 1 में 2 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तब तो -1 आ जाएगा ना। तो यानी कि ये माइनस में नहीं लगता है, ये प्लस में ही लगेगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन पे ही। माइनस और डिवीज़न इन सब में नहीं लगेगी, सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लिकेशन पे भी लग जाएगी। हाँ, ये तो मैं बताना भूल ही गया, मल्टीप्लिकेशन पे कैसे लगेगी, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। यानी कि कैसे, कि अगर मैं 2 का 3 में मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो भी 6 आएगा, और अगर मैं इसको इन्वर्स कर दूँ यानी कि b की इस तरफ लिख दूँ तो यानी कि 3 का 2 में मल्टीप्लिकेशन करूँ तो भी 6 आएगा। सिंपल सी बात। ये कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे क्लोजर आपको क्लियर हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। फिर आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे बता देता हूँ। एसोसिएटिव, अरे स्पेलिंग भूल गए क्या associative property said this, if we add any two number in bracket and another number in separation form, जैसे कि a प्लस b और प्लस c, तो अगर मैं a प्लस b प्लस c, तो अगर मैं a को अलग भी ले लूँ और b प्लस c को ग्रुप कर दूँ तो आंसर हमारा सेम आएगा। बस यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अभी इनके वैसे आप वैल्यूज़ पुट करके देख लीजिए, कोई भी वैल्यूज़ पुट करके आप देख लेंगे तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। और सेम चीज़ मल्टीप्लिकेशन पे भी होती है कि अगर आप a इंटू बी कर दें और b इंटू सी कर लें, और इसके बाद a इंटू बी कर लें और b इंटू सी कर लें। अभी आप कह रहोगे कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या सब क्या है। अभी आगे आपको कुछ एक क्वेश्चन आएंगे कि जिसपे ये बताया जाएगा कि इस प्रॉपर्टी से आप सॉल्व करो, ठीक है। तो डिवीज़न से नहीं होता है, समझ गए क्या? समझ गए? ठीक।
एडिटिव इन्वर्स भी शायद मैंने बता दिया था आपको। एडिटिव इन्वर्स जैसे कि शायद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के पास मैंने नहीं बताया था, यहाँ पे बता देता हूँ कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। कॉन्सेप्ट है आपकी चैप्टर का, जल्दी जल्दी पढ़ाऊँ, 35 मिनट हो गए। एडिटिव इन्वर्स जैसे कि -35 लिखा है, तो अगर आप इसमें 35 को ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। तो यानी कि 35 इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -35, ठीक है। और अगर 36 लिखा है तो यानी कि -36 इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ, क्योंकि उन दोनों को ऐड करने पर एडिटिव इन्वर्स मतलब उन दोनों टर्म्स को ऐड करने पर 0 आपको मिलना चाहिए, बस सिंपल सी बात। फिर आपका मिक्स्ड ऑपरेशन है, कुछ एक क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। पहले आप बॉड मास का रूल आप जानते हैं कि बॉड मास रूल आपने पढ़ा होगा। पेन नहीं चल रहा है, पेन तो चल रहा है, हाँ। कुछ एक रूल आपने पढ़े होंगे बॉड मास कि पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। तो सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2 + 3 को एज इट इज़ ऐसे ही लिखा रहने देंगे, प्लस का साइन लगा लेंगे। 1 का 3 में मल्टीप्लिकेशन तो 3, और 4 का 5 में मल्टीप्लिकेशन तो यानी कि 20। अब आप 3 और 20 का एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा 60, ठीक है। एलसीएम लेना आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है, अच्छी तरीके से। फिर आप इसमें 20 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 40, और इसमें 3 से मल्टीप्लिकेशन तो 3 से न्यूमरेटर में भी, तो ये हो जाएगा 9। तो 49/60 आंसर आ जाएगा, समझे क्या। ऐसे ही आप इन सबको भी करेंगे। पहले आप माइनस प्लस वाले टर्म में पहले आप ऐड वाले टर्म जैसे कि इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, या तो आप एक साथ भी एलसीएम ले सकते हो। जैसे कैसे कि आप इनका सबका एक साथ एलसीएम ले लीजिए। क्या 4, 6 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये पहला क्वेश्चन है। 4, 6 और 3 का एलसीएम हो जाएगा अपना 12, तो 12 एलसीएम ले लिया, और 3 से इसमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा -9, प्लस का साइन लगा दिया। 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 10। फिर कितने से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 3 को डिनोमिनेटर में 12 बनाने के लिए, 4 से, तो यानी कि हो जाएगा -8। माइनस वाले टर्म आप जब कंसिस्ट करेंगे, एक साथ करेंगे, तो -9 और -8 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन हमारा माइनस का आएगा तो ये हो जाएगा -17, और प्लस आ जाएगा 10/12। तो माइनस प्लस, अब यहाँ पे ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, माइनस प्लस माइनस, और जो साइन है वो बड़ी डिजिट का -7 आ जाएगा /12। माइनस प्लस माइनस होगा और डिजिट मतलब जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन आप करिएगा, पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर जो टर्म आपको बचेगा जैसे कि क्या आ जाएगा -6/30, नहीं 30 नहीं 35 में आपको 1/14 को ऐड करना है। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन हाँ अच्छा है, ये सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। आप पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस वाले टर्म को, ठीक है। कैसे करेंगे, 7/8 लिख लिया, -3/4, डिवाइड लगा हुआ है तो डिवाइड को मैंने बताया, डिवाइड अगर आपको नहीं आता तो मल्टीप्लाई का साइन लगा लीजिए और रेसिप्रोकल कर दीजिए, 5.2 कर दीजिए, समझे क्या। अब इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिखेंगे, 7/8 माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 15, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 8। हाँ 7/8 यानी कि अरे भैया दोनों का एलसीएम 8 हो गया। 7 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आ जाएगा -8, तो -8/8 आंसर आ जाएगा -1। समझे क्या, यहाँ तक बहुत देर से पढ़ रहे हैं, 1 मिनट सांस ले लें। हाँ समझ में आएगा। अब कुछ एक प्रॉपर्टीज़, पहली प्रॉपर्टीज़ जो मैंने बताई थी आपको, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी बताई थी ना, देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी से मिलिए यहाँ पे। अच्छा क्लोजर प्रॉपर्टी तो मैंने बताया था, कोई भी दो नंबर रेशनल हो उनको ऐड करने पर रेशनल नंबर ही आता है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है ये कौन सी है कि a + b = b + a, रिकॉल करो, कम्यूटेटिव है क्या। हाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। स्टेट विच प्रॉपर्टीज इलस्ट्रेटेड, तो कम्यूटेटिव के लिए सी लिख दिया। अब आप यहाँ पे देखिए वही आ गया एसोसिएटिव, ठीक है। एसोसिएटिव में एक से मतलब 2 से ज़्यादा टर्म है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव हो गए, एसोसिएटिव रिकॉल कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। एसोसिएटिव में क्या बताया था, इधर देखिए ये एसोसिएटिव है ना, ये वाली देखिए a + b + c = a + b + c, सेम ऐसा ही तो यहाँ पे भी है। तो ये एसोसिएटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन वाला है, मल्टीप्लिकेशन वाला है तो क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन वाला है तो क्या हुआ, कम्यूटेटिव ही है, दो टर्म अगर है तो,
ये आपका एसोसिएटिव हो जाएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये सब आपको आना चाहिए। एडिटिव इन्वर्स तक आप परिचित हो चुके हैं, बहुत कुछ आप इस चैप्टर में सीख चुके हैं इन 40 मिनट में। फिल इन द ब्लैंक्स आ गया है, फिल इन द ब्लैंक्स आ गया है, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा बचा है, फिर उसके बाद तो अपना केस स्टडी और बढ़िया वाले क्वेश्चन चालू होने वाले हैं। 1 घंटे के अंदर आप पढ़ लोगे पूरा, ठीक है। ट्रू फॉल्स आप करेंगे खुद से, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में पहला ही क्वेश्चन है कि 2/3 में मैं क्या ऐड कर दूं कि मुझे 5/6 मिल जाए। तो इस तरीके से किया करो आप। 2/3 में आप क्या ऐड कर दो, तो ये मैंने मान लिया x ऐड करना है। लेट द एडेड टर्म इज टू बी x, तो आप ऐसा करोगे, पहली लाइन आप ऐसे लिखोगे जो मैंने बोल दिया, लेट द एडेड टर्म इज टू बी x। उसके बाद आप ये सेकंड स्टेप रहेगा, आपको थर्ड स्टेप क्या रहेगा, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, यानी कि आपको इस जगह पे क्या रखना है, तो वही मैंने मान लिया x। तो आप कांस्टेंट डिजिट को एक तरफ ले जाइए और वेरिएबल को एक तरफ, तो x इज इक्वल टू, आप इसको इस तरफ ही रखिए 5/6। ये वाला टर्म जब इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का है, तो बस ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा -2/3। अब तो सिंपल, आपने रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन सीखा ही है ना। तो 6 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। तो 6 है तो यहाँ पे 5 ही आ जाएगा, और यहाँ पे 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लिकेशन, तो 2 से यहाँ पे भी, तो -4। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/6, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू 1/6। समझे क्या। ऐसे ही आप ये भी करना, ठीक है। ये वाला मैं बता देता हूँ क्योंकि ये सारे माइनस के थे। और हाँ, ये थर्ड नंबर मुझे बताना पड़ेगा आपको, वरना आप नहीं कर पाओगे। थर्ड नंबर कैसे करेंगे, थर्ड नंबर इधर देखिए। थर्ड नंबर करना कैसे है, 5/7 माइनस एक्स इज इक्वल टू -1/7। अब माइनस हमारा x जो है टर्म, वो हमारा माइनस में है, तो आप इस वाले टर्म को इस तरफ ले जाइए, और ये जो माइनस का टर्म है इसको इस तरफ ले जाइए। x हमारा अल्टीमेटली पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। निगेटिव में भी वैल्यू आ सकती है, वो बात अलग है, आप इधर उधर करेंगे, लेकिन इसमें ज़्यादा सहूलियत ये है कि आप इस x को इस तरफ ले जाइए और इसको इस तरफ ले जाइए, क्योंकि ये माइनस का टर्म है, इसको इस तरफ ले आइए। आप इसको इस तरफ ले जाओगे, फिर माइनस से माइनस को कट करोगे, वो बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो आप इसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 5/7 प्लस 1/7। ये जब माइनस का टर्म इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा ना बेटा। अब 5 में 1 को ऐड कर लीजिए, एलसीएम हमारा सेम है, तो 6/7, x की वैल्यू क्या होगा, 6/7। समझे क्या, ठीक। एक और बता देते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर कहाँ पे, यहाँ पे देखो बताते हैं। यहाँ पे आप टर्म लेट कर लोगे, -2/5 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/25। हाँ, अब मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझ लो कि मल्टीप्लाई में क्या होता है कि जब आप इसको इस तरफ ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप समझ लो कि ये वाला टर्म न्यूमरेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर का टर्म, और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू, इसको ऐसे ही लिखा रहना, तो 6/25। ये वाला टर्म जा रहा है ना, ये वाला, तो ये 5 इस तरफ आएगा तो ऐसे आ जाएगा, ये -2 इधर आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। ब्रैकेट में 5 से 5 को सिंप्लीफाई कर दो 5 टाइम, 2 से सिंप्लीफाई कर दो 3 टाइम, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो -3/5, -3/5। समझ गए, समझ गए क्या। अब ऐसे ही यहाँ पे भी x लेट करके कर लेना, ठीक है। ये टर्म क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 8 इधर चला जाएगा और 7 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे डिवाइड आ जाए, तो डिवाइड आ जाए तो आप x, तो जगह जहाँ पे आपको x लेट करना है वहाँ पे तो आप x लेट करेंगे ही, बस इसका साइन मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा और 3/4 को 4/3 कर लीजिएगा, फिर आप सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। ट्रू फॉल्स आ गए। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। पहली ही लाइन जब क्लास शुरू करी गई थी तो क्या बताया गया था, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या हर एक इंटीजर रेशनल नंबर होता है, बताओ, क्या हर एक इंटीजर रेशनल नंबर होता है? ट्रू है कि फॉल्स है, इसका आंसर आप दोगे। रेसिप्रोकल ऑफ -3/5 इज -5/3। अरे हाँ भाई, फिर क्या है, 2/3 एंड 4/6 आर नॉट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्यों, 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें और 2 से डिनोमिनेटर में तो ये बन जाएगा, नहीं ये तो फॉल्स है ना। द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी। ट्रू, क्लोजर प्रॉपर्टी में यही तो पढ़ा है ना कि किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर का सम हमेशा रेशनल नंबर होता है।
0 इज अ रैशनल नंबर, ये भी तो पहली ही शुरुआत में पढ़ा था। अब आप लोग क्वेश्चन बना पा रहे होगे। प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर, अरे हाँ भाई ये भी तो क्लोजर प्रॉपर्टी में। 5/0 इज अ रैशनल नंबर, नहीं ये फॉल्स है, क्योंकि जो p/q के फॉर्म में तो लिखा है, लेकिन q हमारे यहाँ पे 0 हो गया, तो ये नहीं हो पाएगा। अब आप इसका आंसर करो और इसका आंसर करो, ठीक है। क्लास अगर सही से पढ़ी होगी तो आप कर सकते हो। फिर हम चल रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। अब हमारा चैप्टर का मुख्यतः अंश खत्म हो चुका है, ठीक है। मेन बातें हम लोग कर चुके हैं। अब थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम जो आपके एग्जाम में आती है ना, उसको पढ़ना है। वर्ड प्रॉब्लम्स को हमें डिस्कस करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैं बता चुका हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की मल्टीप्लाई करने पर बना है, या आप उसको रेसिप्रोकल बोल सकते हो, समझे। ठीक 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 है। आप शुरुआत करते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक शॉपकीपर है जो बॉट अ नोटबुक फॉर 3/5 ऑफ अ डॉलर, ठीक है, एंड सोल्ड इट फॉर अ 3/5 7/10 ऑफ अ डॉलर। व्हाट वाज हिज प्रॉफिट और लॉस। आप देखो कि जो दुकानदार है ना, जो मैं एक नंबर से यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ। पहला नंबर, जो दुकानदार है उसने 3/5 डॉलर, आप मत लिखो, ठीक है, डॉलर आप मत लिखो, इतने रुपए में उसने बाय किया है, ठीक है, और सेल कितने में किया है, 7/10 में। तो आप अपने आप को समझ लो कि आपने इतने में बाय किया और इतने में सेल कर दिया, तो आपका क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है। अभी तो आप कुछ बता ही नहीं सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर्स आपके सेम नहीं है। मैंने आपको बताया था ना कंपेयर करना रैशनल नंबर को, तो आप कंपैरिजन तभी कर सकते हो। तो पहले वी शुड मेक बोथ डिनोमिनेटर सेम, तो 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और 2 से यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो इसको क्या आप लिख लोगे 6/10 और इसको लिख लोगे 7/10। मैंने आपको बताया कंपैरिजन करने में नीचे का डिनोमिनेटर भूल जाया करो, ठीक है। 6/7 में कौन बड़ा है, 7/10, यानी कि 6 में खरीदा है उसने और 7 में बेच दिया। कितने का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट, और टोटल कितना है डिनोमिनेटर में 10। 1/10 का प्रॉफिट है। व्हाट वाज हिज प्रॉफिट और लॉस, तो प्रॉफिट ये है 1/10 का, 1/10 का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मॉर्निंग में -2/3 डिग्री सेल्सियस है और दोपहर में 5/6 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। तो दोपहर के बाद कितना टेम्परेचर हो गया है, ये बात है। तो आप देखो कि टेम्परेचर मॉर्निंग में कितना था, -2/3 डिग्री सेल्सियस। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आप ऐसे लिख लो -2/3 प्लस, एंड बाई आफ्टरनून इट इंक्रीज बाई 5/6। तो यानी कि इतना बढ़ गया है, इंक्रीज का मतलब प्लस है ना। तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन द आफ्टरनून, तो आफ्टरनून में इतना है तो टेम्परेचर होगा, मॉर्निंग में इतना था और आफ्टरनून में इतना बढ़ गया है, तो कितना बढ़ गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेना। एक फार्मर है, यूज कर रहा है 2/7 ऑफ हिज फील्ड फॉर वीट एंड 3/14 फॉर वेजिटेबल। वो, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक। एक फार्मर है जो 2/7, उसकी जो कोई भी एक फील्ड है, कोई भी उसकी एक खेत है, ठीक है, जिसका 2/7 भाग वो गेहूं उगाने में, गेहूं का उत्पादन करने में यूज कर रहा है, और 3/14 सब्जियों के लिए। तो व्हाट पार्ट ऑफ फील्ड इज लेफ्ट अनयूज्ड, कितना पार्ट उसका यूज नहीं हो पा रहा है या वो यूज नहीं कर रहा है। आप देखिए कि 2/7 वो किस में यूज कर रहा है, वीट के लिए, और 3/14 यूज कर रहा है वेजिटेबल्स के लिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 2/7 किसके लिए है, वीट के लिए, वीट के लिए W कर दिया, और ये किसके लिए है, वेजिटेबल्स के लिए। आप ये देखिए कि दोनों के डिनोमिनेटर नहीं सेम है, तो फर्स्ट वी मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम, तो वी शुड मल्टीप्लाइड हियर 2/7 इन द रेशनल टर्म मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, ताकि हम बता पाए, सेम यूनिट होनी चाहिए ना डिनोमिनेटर की। तो वीट के लिए अब टोटल हमें पता चलेगा 4/14 यूज कर रहा है, और वेजिटेबल्स के लिए कितना यूज कर रहा है, 3/14। तो यानी कि उसकी जो फील्ड है ना,
वो टोटल उसका पार्ट है 14, टोटल पार्ट 14 है और 14 में से 4 पार्ट यूज कर रहा है गेहूं के उत्पादन के लिए, वीट के लिए, और 3 पार्ट यूज कर रहा है वेजिटेबल्स के लिए। तो कितना पार्ट्स बच गया? 14 में से 4 यूज हो गया, 3 यूज हो गया, तो 4 और 3 7, 7 यूज हो गया। कितने में से? 14 में से। तो 14 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7 बचा। 7 पार्ट बचा है कितने में से? 14 में से। तो यानी कि 1/2, यानी कि जो भी उसकी खेत या जो भी है ना, अभी वो आधी खाली पड़ी है। ठीक है, आधी खाली पड़ी है। दूसरा क्वेश्चन, रिया रीड्स 3/8 ऑफ अ बुक ऑन मंडे एंड 5/12 ऑन इट्स ट्यूसडे, हाउ मच ऑफ द बुक इज लेफ्ट टू बी रीड? अच्छा क्वेश्चन है। रिया जो है एक बालिका है जो 3/8 मतलब एक बुक के कोई पेज हैं, ठीक है, उस बुक का 3/8 पार्ट वो मंडे को रीड कर लेती है। मैंने यहाँ पे मंडे लिख लिया, ठीक है, और 5/12 ट्यूसडे को यूज करती है। 5/12 आप देखो, पहले तो आपका कर्तव्य होना चाहिए कि डिनोमिनेटर नहीं सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 3 से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 2 से यहाँ पे भी और 3 से यहाँ पे भी। ये तो आप समझ चुके होगे अभी तक कि कैसे आप बनाते हो इक्विवेलेंट। ठीक है, 9/14 हो गया और ये क्या हो गया? 10/24। 14 बोल दिया था क्या? 24। तो यानी कि मंडे को उसने जो 24 पेज की किताब है उसमें से 9 पेज पढ़ लिए थे। ट्यूसडे को उसने जो 24 पेज की किताब है उसमें से 10 पढ़ लिए थे। तो हाउ मच ऑफ द बुक इज लेफ्ट टू बी रीड, कितना अभी बची है? तो यानी कि 9 उसने पढ़ लिया, ठीक है, और 10 पढ़ लिया उसने ट्यूसडे को, तो 24 में से 9 पढ़ लिया और 10 पढ़ लिया, तो यानी कि 19 पेज पढ़ लिए ना टोटल। भाई 9 पढ़ लिया और 10 पढ़ लिया, तो यानी कि 9 पार्ट पढ़ लिया, 10 पार्ट पढ़ लिया, यानी कि 19 पार्ट, यानी कि 19 पेज पढ़ चुकी है। तो 24 में से 19 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप, तो यानी कि 5 पेज बचे हैं कितने में से? 24 में से। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। समझे क्या? इसको जरा आप करना, सिंपल है। पहले ही मैं बता दे रहा हूँ आपको हिंट कि आपको डिनोमिनेटर सेम करेंगे जैसे ही, वैसे आंसर आप निकाल लेंगे। चलो चलते हैं अब आगे थोड़े बहुत क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन कुछ है अपने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इसमें ऐड करे गए। इसमें आप पहले ये वाला क्वेश्चन बताइए। चलो पहले यही है, एक लिफ्ट है, इज एट द ग्राउंड फ्लोर 0 है, इट मूव्स अप बाई 3/4 ऑफ अ फ्लोर, देन बाई इतना एंड देन डाउन बाई इतना, ऑन विच फ्लोर इज द लिफ्ट नाउ? पहले बस इतना देखते जाओ, उसका जो ग्राउंड फ्लोर है वो 0 है, ठीक है, इट मूव्स अप बाई, अप मतलब कि वो ऊपर जा रही, तो यानी कि इतना बढ़ गई है 3/4 फ्लोर, ठीक है, और देन अप बाई 5/4 ऑफ अ फ्लोर, तो 5/4 बढ़ गई, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? देन डाउन बाई, तो यानी कि अब इतना वो नीचे उतरी है, ठीक है। अब बता रहे कि वो क्वेश्चन ये है कि अब वो करंट में किस फ्लोर पे है। इन सबको आप सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इन सबको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। आंसर कैसे आएगा कि 0 को तो आप किसी में ऐड करो या ना ऐड करो बराबर है, तो इसको आप हटा दीजिए। 4 और इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 8/5 और 3 को आप ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 8/4 माइनस 2/3, ठीक। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12, और 3 से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा 24। 4 से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, तो 4 से यहाँ पे भी, तो ये हो जाएगा 8। आंसर कितना आ जाएगा? 16/12। 16/12 को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि बेसिक फॉर्म में आप इसको ब्रेक कर दीजिए, और ब्रेक करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 4 से कर दीजिए, 4 4 सा 4 3 सा 12, तो यानी कि अभी वो है ना जो, वो इस वाले फ्लोर पे है। समझे क्या? समझे क्या? दूसरा क्वेश्चन समझो। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रिवर है जिसका वाटर लेवल 3/5 राइज कर जाता है मॉर्निंग में, और 4/7, एक रिवर है बेसिकली नदी कि जिसका जो लेवल है वो 3/5 राइज कर जाता है, राइज मतलब बढ़ जाता है मॉर्निंग में, और 4/7 घट जाता है इवनिंग में,
तो उसका नेट चेंज क्या है वाटर लेवल का, इतना सिंपल सी बात, यही तो बताना है आपको। 5 और 7 का एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर देना। इसका ये है, ठीक है। इसका देखते हैं ये क्या है। एक कंपनी है जो 2/3 मिलियन अर्न करती है जनवरी में और 5.6 करती है फरवरी में। इन स्पेंड 3/4 मिलियन इन मार्च, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट और लॉस। ठीक 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 ठीक, बताओ कि जो जनवरी में कर रही है, फिर फरवरी में कर रही है, फिर मार्च में कर रही है, तो उसका टोटल प्रॉफिट और लॉस आप बता सकते हो क्या? बता सकते हो? देखो वैसे ही करना है कि एक कंपनी है, जनवरी में कितना है उसका, जनवरी में कितना इन्वेस्ट कर रही है, 2/3 मिलियन, मिलियन आप मत लिखिए, एंड 5/6 मिलियन इन फरवरी, तो फरवरी के लिए क्या लिख लिया, 5.6, ठीक। और क्या है, इट स्पेंट, यानी कि उसने अर्न किया है यहाँ पर, और यहाँ पे भी फरवरी से भी अर्न किया है, लेकिन मार्च में क्या है, उसने स्पेंड किया है कितना, 3/4 मिलियन, तो खर्च किया, यानी कि इतना ये कमाया जनवरी फरवरी में, और मार्च में उसने खर्च कर दिया। तो कैसे लिखोगे आप, जनवरी फरवरी में कमाया तो उसको ऐड करेंगे, 2/3, ये कमाया, ये भी कमा लिया, लेकिन मार्च में आपने खर्च किया है तो -3/4। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा, समझे क्या? इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। कैसे आएगा, इन सब का एलसीएम ले लीजिए, 3, 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, 3 4 जा, तो 4 से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, तो 4 से यहाँ पे भी 8, ये आ जाएगा 2, तो 2 से यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन, तो आ जाएगा 10, 3 से मल्टीप्लिकेशन, तो 3 से यहाँ पे भी, तो ये कितना हो जाएगा, 18, और 18 में से 18 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 9/12, 3/4, 3/4, ठीक है, ऐसे ही करेंगे। तो पहला का आंसर 4/3, ठीक है। दूसरा कैसे, दूसरे वाले में 3/5 ऐसे करना था। फिर तीसरा कंपनी का प्रॉफिट लॉस, सिंपल सा था, तो आप उसको कैसे करेंगे, 3/4 कर दीजिएगा, ठीक। इसके बाद वो आटा चक्की वाला फ्लोर मिल, ये वाला कर लीजिएगा। आपको एक नंबर लाइन है, और नंबर लाइन पॉइंट रिप्रेजेंट -3 और बी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, ये वाला मैं बता देता हूँ, चौथा आप कर लीजिएगा, ठीक है। एक नंबर लाइन है जो रिप्रेजेंट कर रही है -3/4 और बी रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे 5/8। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो यानी कि जैसे कि मैं अगर आपसे बोलूँ कि कोई भी नंबर लाइन है, सपोज मैंने इसी को नंबर लाइन बना लिया, 0, 1 और 2, और यहाँ पे लिख दिया -1 और यहाँ पे लिख दिया -2, तो अगर मैं बोलूँ कि 0 से 1 तक डिस्टेंस कितनी, तो 1 यूनिट, और 0 से 2 तक तो 2 यूनिट, लेकिन अगर मैं बोलूँ -1 से 0 तक तो 1 यूनिट, और -1 से 1 तक तो यानी कि 2 यूनिट, एक यूनिट ये है, एक यूनिट ये। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ -2 से 2 तक यानी कि 4 यूनिट, तो ये बोल रहा है -3/4 से आपको प्लस करना है 5/8, ठीक है, आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, आप 4 और 8 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, या तो आप वो कर लीजिए, एक सेकंड, गलत कर दिया शायद, हाँ गलत हो गया, कि अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो यानी कि 5.8 से इसको माइनस करना पड़ेगा, गलत हो गया, गलत हो गया, इसको मत देखो, यहाँ पे देखो 5.8 है, तो यानी कि इसमें से इसको ऐड करना पड़ेगा, टोटल ऐड करना पड़ता है ना, हाँ, तो ये यहाँ पे गलत हो गया, तो माइनस, और इस माइनस को ऐसे लिखेंगे 3/4, तो ये आप दोनों प्लस हो जाएगा, तो 5/8 प्लस 3/4, एक्चुअल में पता तो था कि ऐड करना है, लेकिन ये तरीका गलत था, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 और 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा, और यहाँ पे आप 5 ही लिख लेंगे, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे भी, तो 6, तो यानी कि 11/8 डिस्टेंस यूनिट है, सिंपल सी बात, समझे क्या? अब ये वाले कुछ क्वेश्चन आगे, x की वैल्यू पुट करने वाले, x की वैल्यू पुट करनी, x = 2/3 गिवन है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म, ठीक है, x की वैल्यू आपको गिवन है, कैसे करेंगे, 2 लिख दिया, और 2 के बाद आपको वैल्यू गिवन है तो उसको आप कैसे लिख लीजिए, 2/3
माइनस लगा लीजिए 1/4 और प्लस कर लीजिए 2/3। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 4/3 और ये 4/3 इसको पास में लिख लो तो ये हो जाएगा 2/3 और माइनस लिख दिया 1/4। इन दोनों को ऐड कर लोगे क्योंकि हमारे पास बेस सेम है तो 6/3 हो जाएगा। 6/3 माइनस 1/4। 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 12। वैसे आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो यहाँ से, और जब आप एलसीएम लेना इस वजह से सिखा रहे हैं क्योंकि आपको आना चाहिए। ठीक, 3 से इसको कर दीजिए, तो 3 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 4 से यहाँ पे भी तो 24, यहाँ पे 3 से, यहाँ पे भी 3 से, तो 21/12 आ जाएगा आंसर। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख लीजिएगा। इस तरीके का हाँ क्वेश्चन आता है कि आप मुझे बस इतना बता दो कि जब डिनोमिनेटर सेम है तो मैं 3 में कितना ऐड कर दूं कि 5 बन जाए, तो यानी कि 2। ठीक है, इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लगाने के लिए 2-3 तरीके हैं आपके पास। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। पहला होता है कि एलसीएम निकाल के, दूसरा होता है कि एक्चुअल डिवीजन करके। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे कि -5/6 लिखा है, एक ही क्वेश्चन बता देता हूँ क्योंकि असेंडिंग डिसेंडिंग के भी पैटर्न पे क्वेश्चन बन जाता है। 2/3 -1/2 और क्या लिखा है 3/4। तो पहला तो ये है कि आप सबके डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 3, 6, 2, 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। तो 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लिकेशन है ना। मैं यहाँ पे इन सबका एलसीएम लिख देता हूँ। एलसीएम हो गया 12। ठीक है, एलसीएम यहाँ पे इनका डिनोमिनेटर में सबका 12 बना लेता हूँ। तो 12 लूँगा जब, तो ये हो जाएगा -10/12। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा तो यहाँ पे भी 4 से, ये हो जाएगा 8/12। यहाँ पे 6 से करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा -6/12। यहाँ पे 3 से, तो यहाँ पे भी 3 से, ये हो जाएगा 9/12। अब आपके पास आता है मेथड कि आप करेंगे कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे से बड़ा। मैंने बताया माइनस का टर्म जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा, तो यानी कि 5/6, यानी कि ये जो टर्म है ये सबसे छोटा। ठीक है, तो इसको फर्स्ट में लिख देता हूँ। इसके बाद माइनस का टर्म ही देख लो बिना सोचे समझे, तो ये सेकंड नंबर पे। 8 और 9 में कौन बड़ा है, ठीक है 9 बड़ा है तो यानी कि 8 छोटा, तो यानी कि ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक, और ये आ जाएगा अपना 4th नंबर पे। एक तो ये मेथड है। एक मेथड क्या है, एक मेथड ये है कि आप सब में ऊपर 0 लगा लो। ठीक है, एक 0 लगा लो और डिवाइड कर लो। ठीक है, 50 को आप जब डिवाइड करोगे तो -8 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, है ना, -8 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। और 3 से जब 20 को आप डिवाइड करोगे तो आएगा 6 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो -5 आएगा। और जब इसको आप डिवाइड करोगे 30 को 4 से तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप देखो सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला, तो ये टर्म हो गया। फिर उससे छोटा -5, उससे छोटा ये, और ये। ठीक है, मतलब बड़ा, ठीक सॉरी छोटा छोटा कह रहा था। असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा होता है। ठीक है, ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आ सकता है। ये वाला मेथड ज़्यादा स्कूल वाला मेथड है, और ये शायद स्कूल में नंबर कट जाए, तो ये आप अगर MCQ में आए तो आप अप्लाई करिए, वरना आप यही वाला मेथड अप्लाई करिए। आपको पहले डिनोमिनेटर से बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप यहाँ पे पहले 6 और 4 का एलसीएम ले लीजिए 12। पहले इस टर्म को आप सिंप्लीफाई करके एक टर्म बनाइए, और 13 और 26 का एलसीएम हो जाएगा 26। इसको सिंप्लीफाई करिए, फिर आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन रहेगा, फिर आप ऑपरेट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन। ये आपको रेशियो दिए गए हैं कि यहाँ पे ये ए की वैल्यू और बी की वैल्यू और सी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो यही इसके एक्चुअल रेशियो है, तो यानी कि इनका सबका सम कितना दिया गया है 63, और हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए कितना हो जाएगा 5x, और बी कितना हो जाएगा 7x, और सी कितना हो जाएगा 9x। अब आप इनको ऐड करके 63 वैल्यू है आपकी, 7 और 5 12, 12 और 9 21, तो यानी 21x = 63। x की वैल्यू गिवन हो जाएगी 3। आप जब x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, आप सोच रहे हो कि x क्यों लिखा, x एक कांस्टेंट बेटा लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, सबके साथ। ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्ट जो रेशियो है उसको किसी पर्टिकुलर नंबर से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। x आपको लेना पड़ेगा एक कांस्टेंट, k भी ले सकते हो, m भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो।
तो आपने अब जब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 21, तो ये जब इस तरफ आएगा तो डिवाइड में जाएगा, ऐसे इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर ये x की वैल्यू 3 आ जाएगी, x की वैल्यू 3, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27। अब इन सबका जब आप ऐड करोगे तो 63 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। फिर अपना एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, कि एक पिज्ज़ा है जिसके 8 इक्वल स्लाइस हैं। रोहन ने 3/8 खा लिया और उसकी बहन ने 2/8 खा लिया, तो कितना पिज्ज़ा बचा है भाई, ठीक है। आप खुद ही बताइए कि इसे सपोज जैसे कि ये पिज्ज़ा, इसके 8 स्लाइस बनाने हैं, ठीक है। 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितने, 1 2 3 4 5 6, अब 8 बन गए, ठीक है। 8 बन गए, तो रोहन ने कितने खा लिए, ये 3 हमने मान लिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रोहन ने खा लिया, ठीक है। और दूसरा जो 2 पार्ट है सिस्टर ने खा लिया, यानी कि ये 2 पार्ट उसकी सिस्टर ने खा लिए। कितने पार्ट बचे, 3 पार्ट, कितने में से, 8 में से, तो 3/8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। करेंगे कैसे कि रोहन ईट्स हाउ मेनी पार्ट्स 3/8, और हिज सिस्टर ईट्स हाउ मेनी पार्ट्स 2/8, टोटल कितना है 8/8। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5/8। 5/8 को आप 8/8 से सिंप्लीफाई कर देंगे, तो यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 3/8, ठीक है, 3/8। ऐसे ही एक वाटर टैंक की कैपेसिटी बताई गई, ये वाला आप करिएगा, ठीक है। और एक बैंक बैलेंस है, ये आपका गृह कार्य है। एक अकाउंट, बैंक अकाउंट है जिसमें बैलेंस है माइनस, इतना माइनस में चला गया और उसने इतने डिपॉजिट कर दिए हैं, ठीक है। तो अब उसका करंट बैलेंस कितना है, तो यानी कि वो माइनस में था ऑलरेडी, माइनस में कभी कभी चला जाता है ना आपका अकाउंट, अब आपने उसमें पहले इतने डालोगे जाके, तो पहले वो माइनस से प्लस होगा जाके, है ना, फिर जाके वो एक्चुअल आ पाएगा। तो आप जब 3/6 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -2 से करना पड़ेगा, तो -4, आंसर आ जाएगा 1/6, तो यानी कि उसके अकाउंट में इतना पैसा, समझे क्या। फिर है ऐसे ही ये एक माउंटेन है क्लाइंबिंग वाला, एक स्टूडेंट है कि जिसने स्कोर किया है 3/5 मार्क्स इन मैथ, और साइंस में इतना किया है और इंग्लिश में इतना। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल मार्क्स स्टूडेंट स्कोर इन ऑल 3 सब्जेक्ट, कि टोटल उसने कितना स्कोर किया है, टोटल मार्क्स डिड द स्टूडेंट स्कोर इन ऑल 3 सब्जेक्ट। तो पहले देख लो कि टोटल कितना किया, तो पहले तो सबका इतना किया है उसने, 3/5 किस में किया, मैथ्स में, तो मैंने मैथ्स लिख दिया। फिर उसके बाद साइंस में कितने किया 2/5, तो मैंने ऐड कर देता हूँ मैं, इतना ऐड करना पड़ेगा ना जब टोटल निकालना है, और 4/10 निकालना है उसका इंग्लिश में। तो इन सबका एलसीएम ले लो। 3/2 में देखिए इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 3/5 और 2/5, तो ऐड कर लोगे तो 5/5 आ जाएगा, 5/5 आ जाएगा ना, और 4/10, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, वैसे तो ये 1 हो जाएगा, फिर आप सिंपलीफाई कर देके 14/10 लिख सकते हैं। फिर आप ये भी लिख सकते हैं 10 एलसीएम लेके 2 बार मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 10 + 4, आंसर विल बी 14/10, ठीक है, ठीक है। अब आता है अपना एक अच्छा क्वेश्चन, अरे भैया बड़ा हो गया, ठीक है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है एक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आप बताएंगे। हाँ, एक क्लास 8 का एग्जीबिशन चल नहीं रहा है, करने की कोशिश करेंगे, पीले वाले से ले लेते हैं, ये कलर ले लिया, चलेगा यहाँ पे, हाँ चलेगा। एक क्लास 8 का एग्जीबिशन चल रहा है साइंस का, उसी के बारे में चर्चा करनी है हमें केस स्टडी पे, देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये उस पर बताया गया 103 वॉज स्पेंट ऑन मॉडल्स, ठीक है, करने को कोशिश करेंगे, एक सेकेंड। 103 स्पेंट ऑन मॉडल्स, और फिर ऐसे ही बताया गया कि 52 स्पेंट ऑन क्या लिखा है चार्ट्स एंड पोस्टर्स, और 81 वॉज स्पेंट ऑन सर्टिफिकेट्स। मनी है, ये पैसा, हम समझ ही नहीं पा रहे थे, ये पैसा है, ठीक है, कि 103 रुपये मॉडल्स पे खर्चे करेगा और 52 रुपये चार्ट और पोस्टर पे, 81 रुपये जो है वो सर्टिफिकेट पे। द रिमेनिंग अमाउंट वॉज केप्ट एज अ इमरजेंसी फंड, तो यानी कि जो बच्चा अमाउंट है वो उसका उस पर खर्चा किया गया है,
इमरजेंसी फंड पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे बताइए। अब जो लोगों को पूरा चैप्टर आता था वो बताएंगे मुझे कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। तो पहले तो आप देखो कि मॉडल्स में कितना है, मॉडल्स को मैंने एम लिख लिया, मॉडल्स को कितना है 103 पार्ट, ठीक है। इसके बाद चार्ट और पोस्टर, ये पार्ट है, पार्ट है, पार्ट है, ये पैसा नहीं है, पार्ट्स हैं, वरना तो नहीं हो पाएगा। फिर ये कितना चार्ट एंड पोस्टर पे कितना पार्ट खर्चा किया गया है 81, 81 नहीं 52, 52 ठीक है। और सर्टिफिकेट पे कितना हो गया, सर्टिफिकेट पे कितना हो गया 81 पार्ट। और जो बचा हुआ है वो इमरजेंसी फंड के लिए है, ठीक है। तो पहले हमें कंबाइन करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा इनको, ठीक है, कंबाइन करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल मनी वाज स्पेंट ऑन मॉडल्स चार्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स टुगेदर, कितना पैसा खर्चा किया गया है मॉडल्स पे, चार्ट्स पे और सर्टिफिकेट पे एक साथ, ये बताया गया है, ठीक है। तो जब आप टोटल कंबाइन करोगे तो पहली बात तो इनको सबको जब आप ऐड कर लोगे 103 में 52 को ऐड करोगे 155 और ये हो जाएगा 236, 236 आपकी टोटल कंबाइनिंग हो गई। और टोटल फंड का पार्ट भी कहीं ना कहीं दिया गया होगा, स्किप है क्या, टोटल फंड का पार्ट शायद इस पे दिया नहीं गया है, लेकिन वो जब क्वेश्चन मैंने बनाया था तब टोटल फंड जो था, टोटल फंड वाज डिवाइडेड फॉलो, टोटल फंड था 360, ठीक है। तो 360 में से जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है, तो पहले तो इमरजेंसी वाला भी निकाल लो, क्योंकि इमरजेंसी का भी निकालना है, वो यही नहीं लिखा था तभी कंफ्यूजन हो रहा था, अभी हमने देख लिया। तो टोटल फंड 360 है, 360 में से इतना तो इन पे खर्चा कर दिया और जो रेस्ट है वो हमने इमरजेंसी फंड पे खर्चा किया है। तो 360 में से यानी कि 360 में से जब 236 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका इमरजेंसी फंड निकल आएगा, और जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा 124, ठीक है। अब आप सारे क्वेश्चन एक एक करके बना सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल मनी वाज स्पेंट ऑन मॉडल्स चार्ट्स एंड सर्टिफिकेट टुगेदर, इनको सबको ऐड कर लोगे कितना हो गया 236, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहला क्वेश्चन कितना हो गया, उनको जब ऐड किया 236, टोटल कितने पार्ट का, टोटल था 360 पार्ट का, यही आंसर है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, किससे सिंप्लीफाई होगा 6 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, 6 से सिंप्लीफाई आप करोगे तो 6 से नहीं हो रहा है, 4 से कर लीजिए आप, 4 से करेंगे तो 4 से कर लीजिए तो 59 टाइम, और 4 से कर लेंगे इसको 90 टाइम। कैसे किया ये मैंने, क्योंकि 4 का 240 होता है 60 टाइम, इस तरीके से मैंने बता दिया है, ठीक है। आप भी कर सकते हो इसको, 59/90 इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मनी रिमेन्ड एज द इमरजेंसी फंड, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मनी, पूरे मनी का कितना, मतलब फ्रैक्शन हमने इमरजेंसी फंड के लिए, इमरजेंसी फंड का कितना था 124, फ्रैक्शन बताना है इसका, दूसरे का आंसर यहाँ पे 124 कितने में से 360 में से, आंसर आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, किसे 4 से कर लीजिए, 4 3 ज़ा 12 और 4 1 ज़ा 4 और ये 90, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि अगर टोटल फंड हमारा 24,000 है तो फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन मॉडल, ये और इमरजेंसी फंड है, ओके ठीक है समझ गए। कि अगर हमारा टोटल फंड 24,000 है लेकिन इन्होंने कितना बताया है 360, तो यानी 360 x की वैल्यू 24,000 के इक्वल हो गई, यही तो बात है ना। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो एक जीरो से ये एक जीरो कट कर लेते हैं, फिर 24,100 को आप 36 से डिवाइड कर दीजिए, फिर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6 से सीधे काट लीजिए, 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 से काट लीजिए, 12 से करेंगे 200 टाइम, 12 से करेंगे 3 टाइम, ठीक है। अरे ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन मॉडल्स, तो x की वैल्यू आ गई 200/3, मॉडल्स पे कितना खर्चा किया है 103, 103 खर्चा किया है ना, तो 103 यहाँ पे लिख लो, 103 खर्चा किया है, लेकिन अब इन्होंने रेट बदल दिए हैं, अब ये हो गया है रेट 203/3। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले आप डिवाइड कर लो या मल्टीप्लाई कर लो, 103 का 203 में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अब जब नहीं 20 है 200 है, ठीक है। तो 3 से तो ये भी नहीं सिंप्लीफाई हो रहा है,
इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका किसका हो जाएगा, मॉडल्स का, मॉडल्स का, ठीक है। फिर क्या आगे बताया गया है, चार्ट्स का, चार्ट्स एंड सर्टिफिकेट टुगेदर, चार्ट्स और सर्टिफिकेट का टुगेदर कितना है, चार्ट्स एंड पोस्टर का, चार्ट एंड पोस्टर का 52 पार्ट है, तो 52 को आप ऐसे लिख लेंगे, और कितना लिखा है 200/3, ये हो जाएगा आपका, इसको सिंप्लीफाई आप कर लीजिएगा, ठीक है। पहले आप पहले मल्टीप्लाई करिएगा फिर डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये चार्ट्स का आ जाएगा। ऐसे ही आप ये भी कर लेंगे, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिर चौथा, वॉज मोर मनी स्पेंट ऑन मॉडल्स और चार्ट्स, वॉज मोर मनी स्पेंट ऑन मॉडल और चार्ट्स बाई व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल फंड, कितना पैसा ज्यादा स्पेंड किया गया था मॉडल और चार्ट्स पे। अच्छा, ठीक 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 ठीक, फिर क्या बताया गया है इस पे, बाई व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल फंड। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मॉडल्स पे हमने स्पेंड किया है, मॉडल्स पे कितना 103, और चार्ट्स पे कितना खर्च किया है, चार्ट्स पे खर्च किया है हमने 52। तो अगर इनका आप डिफरेंस पूछोगे पार्ट्स का कि कितना ज़्यादा है, तो 51 पार्ट्स ज़्यादा है, कितने में से, फ्रैक्शन पूछ रहे हैं ना, बाई व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल फंड, तो टोटल फंड का कितना हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 51 को, तो आप इसको 73 से कर सकते हैं, 3 से 17 टाइम 51, और 3 से करेंगे तो ये 120, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4 वाले का, ठीक है, 4 वाले का आंसर है। फिफ्थ क्या है, इफ़ द इमरजेंसी फंड इज इक्वली डिवाइडेड इनटू 12 अमंग वॉलंटियर, तो इमरजेंसी फंड कितना है, पहले ये देखो इमरजेंसी फंड हमारा कितना था, इमरजेंसी 124, ठीक है। तो 124 रुपए को आपको 12 लोगों में इक्वली डिवाइड करना है, 124 रुपए को आपको 12 लोगों में इक्वली डिवाइड करना है, 124/360, क्योंकि ये है ना 31/90, ठीक है। इसको आपको 12 लोगों में डिवाइड करना है, तो 12 लोगों में डिवाइड करने का मतलब इसको डिवाइड करेंगे 12 से, ठीक है। तो डिवाइड हमें आता नहीं है तो हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो 124/360, और ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा क्या, यही हो जाएगा। फिर आप इसको 3 से सिंप्लीफाई कर देंगे, 31 टाइम, ये हो जाएगा 4 टाइम, ठीक है। फिर आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो ये कुछ एक क्वेश्चन थे, ये केस स्टडी आप करिएगा। आई होप आप लोगों को क्लास में मज़ा आया होगा, आपने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करे हैं। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास पे, मिलते हैं, स्क्वायर रूट की क्लास करेंगे, ठीक है, बढ़िया मज़ेदार शानदार।